हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक क्लास 8th की हिस्ट्री के हम 8th चैप्टर मतलब इससे पहले के चैप्टर हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं और आज हम चैप्टर 9 का अध्ययन करेंगे, जिसमें जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। 1870 के दशक से लेकर 1947 तक जो ये संगठन हुआ राष्ट्रीय आंदोलन का, 1870 के दशक से 1947 तक, इसका हम अध्ययन करेंगे। पिछले अध्यायों में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं, जैसे भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण। मतलब जो भारतीय क्षेत्र था, भूक्षेत्र, उस पर अंग्रेजों का कब्जा और जो रियासतों थी उनका अधिग्रहण। नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत। किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव जो हुए। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव। महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद। जाति व्यवस्था को चुनौतियाँ। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थितियाँ। हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। हम इन सभी का अध्ययन पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ भी पढ़ा उसके आधार पर आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे। मतलब जो ब्रिटिश शासन था भारत पर, उससे लोग क्या थे, संतुष्ट नहीं थे, जबकि क्या थे, असंतुष्ट थे। जैसा कि आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारतीय लोग इस लोकतंत्र से क्या है, संतुष्ट हैं। परंतु उस टाइम जब भारत को गुलाम बना रखा था अंग्रेज़ों ने, तो उस टाइम भारत के लोग उससे संतुष्ट नहीं थे, जबकि असंतुष्ट थे। जाहिर सी बात है, कोई बाहरी लोग आकर हमें अगर गुलाम बनेंगे तो हम असंतुष्ट ही होंगे। यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्गों क्यों असंतुष्ट थे, इन्हीं बातों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है राष्ट्रवाद का उदय। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। ये देश क्या है और किसके लिए है। जब ऐसे बदलाव हुए तो लोगों के सामने एक सवाल उत्पन्न हुआ कि ये जो देश है वो क्या है और किसके लिए है और किसका देश है। जब लोगों को लगा कि हाँ, ये हमारा देश भारत, और यहाँ पर बाहरी लोग आकर हमें ही गुलाम बनाकर हमारे रीति रिवाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे लिए कानून बना रहे हैं, हमारे आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर कब्जा कर रहे हैं, तो उन लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना वो उज्जवल हुई। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता। मतलब यहाँ के लोग ही यहाँ पर शासन कर सकते हैं इस देश का। यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर क्या है, भारत उन सभी लोगों का घर है जो यहाँ के लोग हैं। ये देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है जो कौन है, भारतीय हैं। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज़ भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक ये नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। मतलब जब तक इन चीज़ों पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण खत्म नहीं होगा, तब तक भारत देश किसका नहीं हो सकता, भारतीय लोगों का नहीं हो सकता था। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 80 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में ये चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेज़ी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। मतलब ये जो बागडोर चल रही थी, ये किसके हाथों में थी, वकील आदि ये जो शिक्षित लोग थे, इन्हीं के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफ खड़े हुए। पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए।
सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। सर्व यानी सभी और जनिक यानी लोगों का, सब लोगों का यानी सबके लिए। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, जैसे कुछ संगठन ऐसे थे जो अपनी एक जगह पर ही काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। भले ही वे क्षेत्रीय संगठन हो, लेकिन उनका ऐसा मानना था कि जो भी उनका लक्ष्य है वो सभी भारतीयों का लक्ष्य है। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे, बल्कि भारतीयों के पूरे हित में, पूरे देश के हित के वो लक्ष्य थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभु का मतलब क्या है? बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से काम कर सके। जैसे कि उन पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप हुआ करता था तो वो संप्रभु नहीं थे, लेकिन अब हम क्या हैं? संप्रभु गणराज्य एक देश है हमारा भारत। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद की बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1870 से लेकर 1880 दशक यानी 10 साल, इन 10 सालों में ब्रिटिश शासन जो था उसके प्रति लोगों में असंतोष जो उत्पन्न हुआ था वो और ज़्यादा गहरा होने लगा। 1878 में ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट बनाया, उसका नाम था आर्म्स एक्ट, पारित किया, जिसके ज़रिए क्या करा गया कि जो भी भारतीय लोग हैं उनसे हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। जैसा कि पहले होता था कि भारतीय लोग अपने पास हथियार रखा करते थे तो वो अधिकार उनसे छीन लिया था। आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके ज़रिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। इस एक्ट की खासियत ये थी कि कोई भी जो अखबार छापने वाली कंपनी है वो ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक टिप्पणी अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ नहीं लिख सकती। अगर वो कोई भी ऐसी टिप्पणी लिखती है तो इस एक्ट के तहत सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सभी संपत्ति को जब्त कर सकती है। मतलब ये जो बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता थी, उस पर एक तरीके से प्रतिबंध था। तो ये कानून क्या थे? गलत थे। इनके खिलाफ भी लोगों ने विरोध किया। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इल्बर्ट बिल अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश, मतलब अगर कोई भारतीय पढ़ लिख कर न्यायाधीश बन चुका है तो वो भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता था। लेकिन ताकि भारत में काम करने वाले, क्यों बनाया गया? ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज़ और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस कानून विधेयक का विरोध किया और इस वजह से सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया। तो भारतीयों ने इस बात का भी काफ़ी विरोध करा कि ब्रिटिश सरकार ने ये विधेयक वापस क्यों लिया। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में एक सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। 72 प्रतिनिधि जो इकट्ठा हुए बम्बई में और इन्होंने क्या करा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन करा, स्थापना की। संगठन के प्रारंभिक नेताओं में महत्वपूर्ण नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कोलकाता के ही थे। ये जो सभी व्यक्ति थे कहाँ के थे? बम्बई और कलकत्ता के। नौरोजी क्या थे? नौरोजी जो थे दादा भाई नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के भी सदस्य रह चुके थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की।
इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।